जी सर, किसी को याद है क्या पढ़ रहे थे? नहीं एक नजर रजिस्टर तो खोल के देखा जरा, कुछ पढ़ भी रहे थे कि नहीं? ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा मेरी बात आ रही है। नहीं सर, ये अगले एक दो दिनों में काइंडली जरा IS 12 रिवाइज कर लीजिएगा। क्या ख्याल है सर? ये याद है सर, जबानी याद है सर, ये रिवाइज करने की जरूरत है। चले सर, रजिस्टर का नया पेज निकालें, हम अपनी जरा डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। ये संडे तक जो 2-3 दिन मिलेंगे, काइंडली IS 12 को जरा टाइम देना, ठीक है? ऐसे ऐसे हम भी आगे चलते हैं। एक हेडिंग लिखें सर, कंसोलिडेशन। अब आए तो गए, कुछ पढ़ लेते हैं। रेडी है सर? कंसोलिडेशन का सर कॉन्सेप्ट ये है, पहले एक मिनट सुन लो जरा, कि लेट्स से एक कंपनी ए है। इस कंपनी ए के पास किसी कंपनी बी के अगर मोर देन 50% शेयर है, कंपनी ए हैज मोर देन 50% शेयर ऑफ कंपनी बी। दोनों कंपनीज हैं, कौन सी कंपनी किसकी शेयर होल्डर है? कंपनी ए बी की शेयर होल्डर, लेकिन कितने परसेंट शेयर होल्डर? मोर देन 50%। मतलब एग्जैक्टली 50% की बात नहीं हो रही, 50 से कुछ ज्यादा, चाहे एक शेयर ज्यादा हो 50% से, लेकिन लेस देन 50% नहीं, ये इक्वल टू 50% नहीं, ये 100% हो सकता है वैसे। तो मोर देन 50% अप टू 100% हो सकता है। तो अगर इस तरह से शेयर होल्डिंग है कंपनी ए की कंपनी बी में, तो इस कॉन्टेक्स्ट में कंपनी ए को बोला जाता है पेरेंट कंपनी, और अल्टरनेटिवली कभी कभी पेरेंट कंपनी की जगह होल्डिंग कंपनी वर्ड भी होता है। और जिस कंपनी में शेयर्स हैं उस कंपनी को बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप कब एस्टेब्लिश हो जाता है? अगर मोर देन 50% शेयर्स हैं किसी एक कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के, तो पेरेंट किसे कहते हैं? जिसके पास शेयर्स हैं, और जिसके शेयर्स हैं वो सब्सिडरी, ठीक है? अब इस केस में स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट ये है कि 3 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। सबसे पहले कंपनी ए जहन बनाए, अभी कंपनीज है, कंपनी ए अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, कंपनी ए की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसी तरह कंपनी बी के अकाउंटेंट्स कंपनी बी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेपरेट रिकॉर्ड रखेंगे। लेकिन इन एडिशन टू दिस, कंपनी ए के अकाउंटेंट्स, पेरेंट के अकाउंटेंट्स, कंपनी बी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, एज इफ द कंपनी ए एंड बी आर अ सिंगल एंटिटी। नंबर 1 कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कंपनी ए की सेपरेट,
कौन बनाएगा? कंपनी ए के अकाउंटेंट्स, कंपनी की बी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की बी के अकाउंटेंट्स। तो ये दो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए। इन एडिशन टू दिस, अगर पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप है तो पेरेंट के लिए एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ये है कि पेरेंट सब्सिडी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने रिजल्ट्स के साथ मिला के एक कंबाइंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। अज्यूमिंग एज इफ, आखिरी जो मैंने वर्ड बोले थे, अज्यूमिंग एज इफ कंपनी ए एंड बी इज अ सिंगल एंटिटी। अज्यूमिंग एज इफ ये एक ही एंटिटी है, मतलब कंसोलिडेट करते हुए ये अज्यूम करना कि कंपनी ए और बी सेपरेट बिजनेस नहीं है, ये एक ही बिजनेस है। तो सिंपली कंसोलिडेट कर लेना है। कंसोलिडेट मींस कंबाइन कर लेना। मसलन इसका प्रोसीजर इस तरह से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अपने जहन में ला, कंपनी ए की सेल, कंपनी बी की सेल, बीच में प्लस लग जाएगा और इज इक्वल टू जो आंसर आएगा वो क्या होगा? कंसोलिडेटेड सेल। इसी तरह एक्सपेंसेस ऐड हो गए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स ऐड हो गए, लायबिलिटीज ऐड हो गई। तो ये जो ऐड हो रही है आपस में, ये क्या चीज है? ये कंसोलिडेशन। तो तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हो जाएंगी? नंबर एक, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी ए। इसी तरह नंबर टू, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी बी। और नई चीज ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ consolidated financial statements by parent, assuming parent and subsidiary। assuming समझ आ रहा? ये दो सेपरेट लीगल एंटिटीज है, ए और लदा है, बी लदा है। तो डेफिनेटली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने अपने शेयर होल्डर्स के लिए बनानी है, लेकिन एक थर्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या अज्यूम करके किसने बनाना? assuming as if parent and subsidiary are a single company। यहाँ तक लिखा है? ये ऑनलाइन सोर्स क्लियर है? रिजल्ट ठीक आ गए सब पे यार? दोस्तों यारों के, मैंने कहा दोस्तों यारों के गुजारा हो गया। वैसे तो हमारे सामने जो हालात है इस वक्त, बात सच होगी क्या अच्छा ही हो गया मेरा ख्याल है, ऐसे ही अचानक आया मैसेज। नहीं वो तो मेरे ख्याल एक्सपेक्टेड तो मंडे को ही था, ये तो थर्सडे को आ गया था, संडे को सॉरी। जी लिख लेंगे तो बताइए।
चलें सर, बहरहाल जो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, साथ ही मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ लें दोबारा नेक्स्ट टाइम। जी सर, कंसोलिडेशन क्या चीज़ है? अभी तक मेरी क्या बात से आपको समझ आया? दो कंपनी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐड कर एक नहीं, दो कंपनीज नहीं है यार। अगर पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं है तो कोई कंसोलिडेशन की बात नहीं हो रही। पेरेंट और सब्सिडरी का अगर रिलेशनशिप है तो देन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ पेरेंट ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी है। और सिंपली कंसोलिडेशन मींस क्या है? किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऐड हो जाएंगे? पेरेंट या होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लेकिन ऐड करते हुए अकाउंटेंट बनकर डिसीजन लेना। इसका मतलब क्या है? एक मुझे एग्जांपल लिख लेनी चाहिए, उसके बाद 3-4 और एग्जांपल है। तो पहले आप जरा देख लें मैं लिख कैसे रहा हूँ। लेट्स अज्यूम दो कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी। कंपनी ए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी बी की, एंड देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ये हो सकता है कि इन कंपनीज के दरमियान आपस में कोई ट्रांजैक्शन हो जाए? फॉर एग्जांपल पहली तरह देख लीजिएगा, गुड्स सोल्ड बाय कंपनी ए टू कंपनी बी फॉर रुपीज लेट्स अज्यूम 2 लाख। कंपनी ए ने कंपनी बी को 2 लाख रुपए की गुड्स बेचनी है। कंपनी ए के अकाउंटेंट बने जरा, तो एंट्री करेंगे आप? ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्रेडिट से। तो डेटर कौन? डेटर कंपनी बी डेबिट या रिसीवेबल फ्रॉम कंपनी बी डेबिट। सेल्स क्रेडिट कितने से? 2 लाख। सेल प्राइस ठीक है ना प्लीज, सिंपली सेल हुई है। अब कंपनी बी के जरा अकाउंटेंट बना, इन्वेंट्री या परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर कंपनी ए क्रेडिट कितने से? वही 2 लाख, उसकी सेल प्राइस है, इसकी कॉस्ट प्राइस है, परचेज प्राइस। ठीक है। अब अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से सोचें तो कंपनी ए का रिसीवेबल है और कंपनी बी का एक पेबल है। कंपनी ए की सेल हुई है और बी की परचेज हुई है। लेकिन अगर ये अज्यूम किया जाए कि दोनों कंपनीज एक ही हैं, कंसोलिडेशन, तो क्या ये आपस का रिसीवेबल और पेबल नहीं है? और क्या ये अपना ही स्टॉक इधर से उधर नहीं हुआ? ये बिल्कुल उसी तरह से फॉर एग्जांपल एक रूम और उसके दरमियान में एक दीवार हो, कितने रूम हो जाएंगे? अगर किसी इस रूम के दरमियान में एक दीवार हो जाए तो ये रूम कितने हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे या 2 ही हो जाएंगे? ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस रूम से चेयर उठा के आप उस रूम में रखें और अकाउंटिंग का बहुत शौक हो आपको, तो आप कह देंगे चेयर्स इन रूम ए फॉर एग्जांपल क्रेडिट एंड चेयर्स इन द रूम 2 डेबिट। लेकिन अगर इस चेयर्स को उठा के उधर लेके जाने के बाद दीवार हटा दें आप, तो क्या ये एक ही बात है? क्या चीजें बस इधर से उधर ही गई हैं? तो अगर तो हम ए को सेपरेट एंटिटी समझ रहे हैं, बी को सेपरेट एंटिटी समझ रहे हैं, तो ए की सेल है, बी की परचेज है, और देयरफॉर रिसीवेबल भी है और पेबल भी है। लेकिन अगर ये एक ही एंटिटी है तो क्या ये चीजें अपने पास ही हैं? शायद वेयर हाउस तब्दील हुआ, अपना ही वेयर हाउस है, या आप इस तरह से कह अपने 2 वेयर हाउस है। कंपनी ए का और कंपनी बी का जो वेयर हाउस अपना ही है। कब तक अपना ही है? अगर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं सेपरेट सोच रहे हैं? अगर सेपरेट सोच रहे हैं तो अपना नहीं है, कि सेल भी है परचेज भी है।
लेकिन अगर इन्हें एक एंटिटी समझा जा रहा है तो ये आपस की सेल और सिंपली ये स्टॉक ट्रांसफर है या सेल परचेज है, और क्या अपने आप से रिसीवेबल और अपने आप से पेबल नहीं है। फिर ये मैं वर्ड्स कब यूज कर रहा हूँ, सेपरेट में या कंसोलिडेशन में। तो अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो उसमें हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि एक ही अगर एंटिटी है तो फिर आपस का रिसीवेबल आपस का पेबल रहना चाहिए, आपस में कट जाएगा। कंसोलिडेशन में देखिए जब भी सेल या परचेज होती है, मतलब दोबारा कंपनी एक एंगल से सोचा है तो सेल परचेज किसी थर्ड पार्टी से होती है। तो अगर हम कंपनी ए की सिर्फ बात करें तो इज बी अ थर्ड पार्टी? नहीं, अगर सिर्फ ए की बात करें, ए की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बी अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो ए इज अ थर्ड पार्टी। लेकिन अगर ये एक ही पार्टी एक ही एंटिटी बन जाए फॉर एग्जांपल, तो फिर ए एंड बी इज अ सिंगल एंटिटी। इट मींस अब ए और बी की अगर ट्रांजैक्शन किसी आउटसाइडर से होगी, अब आउटसाइडर कौन होंगे, जो ए और बी के अलावा है, तो वो तो सेल और परचेज कंसिडर होगी। लेकिन आपस में कोई ट्रांजैक्शन है तो वो कंसोलिडेशन में कैंसिल हो जाएगी। क्या चीज किससे किस वक्त कट जाएगी, रिसीवेबल पेबल कंसोलिडेशन के टाइम पे कट जाएगा, और सिमिलरली सेल परचेज भी कंसोलिडेशन के वक्त कट जाएगी। कौन सी चीज किससे और कौन सी किससे? अगर हम कंसोलिडेशन के एंगल से सोचें तो ये इट इज नाइदर अ सेल नॉर अ परचेज एंड सिमिलरली इट इज नाइदर अ रिसीवेबल नॉर अ पेबल। ये कब तक रिसीवेबल या पेबल है, जब तक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो क्या चीज किससे कट जाएगी, मतलब अगर मैं ये लाइंस जो लगा रहा हूँ आपको सेपरेट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये किस वक्त लाइंस लगेंगी, जब कंसोलिडेशन हो रही होगी तो कौन सी सेल कौन सी परचेज से कट जाएगी, आपस की सेल आपस की परचेज से कट जाएगी। क्या सारी सेल परचेज कट जाया करेगी, कौन सी रह जाएगी, कौन सी रह जाएगी, जो आउटसाइडर से रिलेटेड होगी। अब आउटसाइडर कौन से होंगे, जो ए और बी के अलावा, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी जी है कोई एक्स है वगैरह वगैरह, तो वो ट्रांजेक्शन से बच जाएंगे, लेकिन आपस का रिसीवेबल आपस के पेबल से और आपस की सेल परचेज एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेल एंड परचेज as well as receivables and payables of sale and purchase as well as receivable and payable will be cancelled out। ये बना लें जरा एग्जाम्पल। ऑन कंसोलिडेशन मैंने ये लाइन लगाई है, इन लाइन से एक एंट्री बनी, एक सेकंड जरा एक एंट्री बस बना के फिर लिख लें। मेरी इन लाइनों से एक एंट्री बनी है, या दो कर लेते हैं अलग। सेल परचेज को अगर मैं लाइन लगाऊं तो उससे क्या एंट्री बनी, सेल डेबिट परचेज क्रेडिट, और दूसरी ये एंट्रीज कब सोचा करेंगे हम, जब कंसोलिडेशन कर रहे होंगे, मींस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना। एनी कंफ्यूजन, लिख लो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ गए। कुछ सोल्ड, सॉरी, कुछ सोल्ड बाय कंपनी ए टू कंपनी बी।
इस बात का मतलब ये तो नहीं हुआ कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल और परचेज वही नहीं करेगी, होगी सर, सिर्फ कौन सी हुआ करेगी? आउटसाइडर मींस पेरेंट सब्सिडी के अलावा करती, आपस की ट्रांजैक्शंस कैंसल आउट हो जाएंगी। जी पिछले महीने के जो लेक्चर्स रह गए वो ईद के दिनों में कवर हो गए। प्लान तो था सर, नंबर 2 लिखें सर। प्लान तो हमसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। नोट कर लिया, एक ट्रांजेक्शन और करवा दें। फॉर एग्जांपल कंपनी ए हैज गिवन अ लोन ऑफ रुपीस 1 लाख टू कंपनी बी। एक मिनट पहले एंट्री करवा दूंगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए एंड बी में। हिम्मत सर, लोन दिया कैश डेबिट या क्रेडिट? कैश क्रेडिट, उधर कैश डेबिट। जिसने कैश दिया उसके लिए कैश क्रेडिट हो गया ना, तो डबल एंट्री कैसे पूरी होगी? लोन रिसीवेबल फ्रॉम बी, लोन दिया ना सर, लोन रिसीवेबल फ्रॉम कंपनी ए या बी, और कैश क्रेडिट बाय ₹1 लाख। कंपनी बी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री कैश डेबिट एंड लोन पेएबल सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, लोन पेएबल टू कंपनी ए। लिखिए, बैठे सर, प्लीज हैव अ सीट सर, वेलकम टू क्लास सर। यहाँ तक पहुंच बहुत बड़ी एफर्ट है। घर वालों ने क्या पूछा आज जाते हो? कुछ तो पूछा होगा कि क्या इतना जुल्म, क्या इतना जुल्म, क्या ये भी जुल्म हो सकता है? सॉरी क्या कह रहे थे? अच्छा, ये कैसे हो सकता है? स्कूलों कॉलेजों में तो ज्यादा छुट्टियां होती हैं गवर्नमेंट के ऐलान से। नहीं, आपने अपनी पिछले महीने की अटेंडेंस घर वालों को दिखा दी होनी है। मैं पिछले महीने में कितनी दफा गया हूँ, तो हर बंदे की अपनी अपनी स्टोरी है पिछले महीने के हवाले से। बहरहाल सर, आ जाना बाकी आसान नहीं था सर, लेकिन अगर आप यहाँ ना होते तो आप क्या कर रहे होते? ये आप वापस ही जाते हुए सोचिएगा कि शायद आते हुए तो बुरा लग रहा था, बेहतरी होगी। जी सर जी, क्या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी के तौर पे ए और बी में ये नजर आएंगी फिगर्स? आनी चाहिए सर। क्यों? अगर एक ए सेपरेट एंटिटी है, बी सेपरेट एंटिटी है, तो उसका रिसीवेबल है, उसका पेबल है, उसका एसेट, उसकी लायबिलिटी रिस्पेक्टिवली। लेकिन अगर कंसोलिडेशन कर रहे हो तो कैश कैंसल इन सेंस, क्या कैश अपने पास ही है? मतलब फॉर एग्जांपल आपके शेड में 2 पॉकेट्स हैं। अगर हम कंसोलिडेशन के एंगल सोचें तो क्या हमने एक पॉकेट में से पैसे निकाल के दूसरी पॉकेट में नहीं रखी? तो ठीक है, अगर हमें कंपनी का बहुत शौक है तो एक अलग इशू है, लेकिन ये शौक कब खत्म हो जाना चाहिए? आपस की ट्रांजैक्शंस का क्या चीज किससे कट जाएगी? नहीं, पहले मेन चीज कट,
रिसीवेबल पेबल और डेफिनेटली कैश कटने का मतलब ये है कि कैश अपने पास ही है। ये सोच रहे अपने पास ही गया तो है यार, लेकिन जब कंपनी ए और बी इकट्ठी है तो उसका बैंक अकाउंट हो या हमारा बैंक अकाउंट हो या हमारा कैश ड्रॉर हो या उसका कैश ड्रॉर हो, क्या वो एक ही बात बन जाएगी सर? ये उसी तरह से है जिस तरह आप हैं और आपके डैडी हैं, आपकी जेब में पैसे हो या उनकी जेब में पैसे हो, एक ही बात नहीं। तो ये सोचते हुए जरा आए बताएं क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, सही वर्ड बोलना जरा, बल्कि एक एंट्री करवाएं जरा, मेन एंट्री हो जाएगी पेबल डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, पेबल एंड रिसीवेबल विल बी कैंसिल्ड नाउ, लिखें ट्रांजैक्शन विल बी कैंसिल्ड नाउ। तो यहां तक मेरी इन दो ट्रांजैक्शन से आप क्या समझें? तो यकीनन कंसोलिडेशन करने का मतलब है प्लस कर लेना, एसेट्स लायबिलिटीज को, इनकम एंड एक्सपेंसेस को प्लस कर लेना, लेकिन वो प्लस करते हुए क्या जहन में रख लेना कि आपस की ट्रांजैक्शंस पहले कैंसिल कर देना। तो पहले आपस की ट्रांजैक्शंस अगर कोई है तो आइडेंटिफाई करके उन्हें कैंसिल कर दें। जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बचेंगी उनको सिंपली प्लस करके कंसोलिडेशन करना, ठीक है? एनी कंफ्यूजन? मैंने पूरी एंट्री नहीं लिखी है, सिर्फ मेन उसमें हेड्स लिखे हैं, पेबल रिसीवेबल, समझ आ जाएगा? नंबर 3 लिखें सर, ये लिखें, नोट करें सर। Company A purchased shares of company B for rupees 7 lakh. Company A purchased shares of company B for rupees 7 lakh. करवा दें पहले तो कंपनी ए में एंट्री करवाएं, जान दे सर, कैश डेबिट खुदा के नाम है, शेयर्स खरीदे हैं, कैश क्रेडिट से ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या एंट्री करेगी कंपनी ए? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, ठीक है? ठीक है सर, एसेट हो गया उसका। एक मिनट बात जरा पूरी सुन लें पहले। कंपनी बी में है, कंपनी बी में शेयर्स इशुएंस हुई है, हाँ जी, कैश डेबिट, और क्या कभी कभी एक्स्ट्रा पैसे, कम पैसे भी आ सकते हैं। शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट बाय नॉमिनल अमाउंट। तो लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन के 5 लाख रुपए नॉमिनल अमाउंट थी और 2 लाख देयर फॉर प्रीमियम आया, याद है सर? लिखें सर। So I'm assuming fees के 7 lakh rupees में nominal amount is 5 lakh and the above amount is 2 lakh.
जी सर, कंसोलिडेशन में बताएं कैसे सोचें हम, सोचें कैसे, क्या अपने ही शेयर्स खरीदनी है? यस सर। अगर तो कंपनी ए अलग है और बी अलग है, फिर कंपनी ए ने कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट की और उसने कंपनी ए को एज अ शेयर होल्डर शेयर इशू किए। लेकिन अगर कंसोलिडेशन के एंगल से सोचें तो क्या ये अपने आप में ही इन्वेस्टमेंट होगी? अरे समझ आ रही है सर? क्या चीज अब किसके साथ कटेगी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वाला एसेट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम से कटेगा। और क्या कैश अपने पास ही है? बताइए, कैंसिलेशन एंट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या बनी है? हाँ जी, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर प्रीमियम डेबिट और उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट करेगा। किसका एसेट किसके किससे क्या से कट गया? किसका एसेट? कंपनी ए का एसेट किसके क्या से कट गया? कंपनी बी के शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम से कट गया। किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। लिखे। ओके जी प्लीज, कोई कंफ्यूजन? क्या ये सारी इन्वेस्टमेंट्स कट जाया करेंगे? आपस वाली कट जाएंगी सर, और आउटसाइडर्स की रिमेन्स देयर। देन लास्ट तक लिखें जरा। कंपनी बी सपोज डिक्लेयर्ड, अब कंपनी ए शेयर होल्डर बन गई है, तो लेट्स अज्यूम कंपनी बी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड of rupees 50,000 for company A। अब डेफिनेटली कंपनी बी एक सेपरेट एंटिटी है, अगर वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करे तो क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी ए के अलावा भी कंपनी बी में कोई शेयर होल्डर हो? ये पेरेंट और सब्सिडी का रिलेशनशिप कब स्टेब्लिश हो जाता है? जब मोर देन 50% शेयर्स। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर एग्जांपल कि अगर 80% शेयर्स हैं कंपनी ए के पास, तो 20% शेयर होल्डर कोई और भी होंगे, तो उन्हें भी डिविडेंड मिलेगा। मैंने ये सेंटेंस कैसे लिखा है? ये 50,000 सिर्फ कौन सा डिविडेंड है? मतलब जो कंपनी बी का डिक्लेयर्ड सिर्फ ए के लिए, तो बाकी जो है वो फिर इंशाल्लाह अलग बात करेंगे। तो कंपनी बी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसमें ए का हिस्सा 50,000 है, तो कंपनी ए में एंट्री बना ले नहीं, डिक्लेयर्ड पे बेटा कैश ना डेबिट है ना, डिक्लेयर्ड पे वही। या चले पहले कंपनी बी की एंट्री करवाओ, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ तो पहले पेएबल बना बाय ₹50,000। अब ये जो डिविडेंड डेबिट हुआ है कंपनी बी में, ये फिर रिटेन्ड अर्निंग्स को इफेक्ट करेगा, कंपनी बी की रिटेन्ड अर्निंग्स को इफेक्ट करेगा। अब कंपनी ए में एंट्री क्या बनेगी? डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, बिल्कुल ठीक है, एंड डिविडेंड इनकम क्रेडिट। और जो डिविडेंड इनकम है ये कंपनी ए की अदर इनकम को इफेक्ट करेगी। लिखे, रिसीवेबल फ्रॉम कंपनी बी एंड पेएबल टू कंपनी ए।
जी सर, एनी कंफ्यूजन सर? ओके सर। जी सर, कंसोलिडेशन करवाएं सर। कोई एडजस्टमेंट वाइल कंसोलिडेशन? पहले रिसीवेबल और पेएबल काटना है, एक एंट्री बताएं। पेएबल डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। तो एक एसेट लायबिलिटी से नेट ऑफ हो जाएगा। पेज नंबर 2। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इनकम डेबिट एंड डिविडेंड क्रेडिट। इनकम डेबिट होने से मुराद क्या है? आपकी अदर इनकम में से लेस होगी अमाउंट, और ऑपोजिट साइड पे बात पूरी कर देते हैं। ऑपोजिट साइड पे जो डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में होगा, नेट हो जाएगा सर। वहां जो लिखा होगा, असल में जब कंसोलिडेशन होती है तो पहले सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। तो हमने एज अ पेरेंट इस डिविडेंड को अदर इनकम में लिखा होगा, और सब्सिडरी ने इस डिविडेंड को रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में लिखा होगा। तो हम इधर से अदर इनकम में से काट रहे हैं और उधर से रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम से कट रहा है। डेफिनेटली इसका अल्टीमेटली कटने से क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाएंगे। लेकिन कहाँ कहाँ कटिंग नजर आएगी? अदर इनकम में, पेरेंट की अदर इनकम में, और सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग्स में। दोनों तरफ कम हो रहा है, इधर इनकम कम हो रही है, उधर डिक्लेयर्ड कम हो रहा है। तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड क्रेडिट एंड डिविडेंड इनकम डेबिट व्हाइल कंसोलिडेशन। हमारा सर जी गेम ऑन होने वाली लगी है दोबारा। काइंडली बस एक आध दिन में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कर लीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए हैं? तो चले काइंडली बुक खोलेगा पेज 144। इन 4 पॉइंट्स की डिस्कशन से क्या समझ है? आपस की ट्रांजैक्शंस कैंसिल हो जाएंगी और जो बचेगा उसको ऐड करने का नाम कंसोलिडेशन। पेज 144 के एंड पे। तो आइए 12 से रिलेटेड अगर कुछ चीजें रह गई हैं पिछले दिनों में तो काइंडली वो जरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक। उसके बाद फिर आपको कंसोलिडेशन को शायद टाइम देना, ठीक है सर? और डेफिनेटली जिन्होंने किया भी हुआ है आप जरा रिफ्रेश कर लीजिएगा। जी सर, इस पेज नंबर 144 के एंड में ये 3 पॉइंट्स लिखे नजर आएंगे आपको। तो इससे पहले कि हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करें, ये जरा 3 पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे। इक्विटी इज इक्वल टू 3 तरह लिखा हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशंस है मिलाएं। अकाउंटिंग इक्वेशन सुना दे सर। टोटल एसेट्स में से अगर टोटल लायबिलिटीज माइनस की जाए तो बचपन में शायद कैपिटल कहते थे, अगर बड़े हो जाए तो शायद इक्विटी कहेंगे। तो इक्विटी इज इक्वल टू, कोई भी रिकंसाइल्ड अगर बैलेंस शीट है, किस में से क्या माइनस किया जाए तो क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो जो फिगर आएगी वो इक्विटी के बराबर होनी चाहिए, ऐसे ही सर। इसी तरह एक और भी टर्म यूज होती है, अगर टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो जो फिगर आएगी उसे कहते हैं नेट एसेट्स, और वो नेट एसेट्स की अमाउंट इक्विटी के इक्वल होनी चाहिए। असल में इस तरह से, इसमें से क्या माइनस किया तो क्या आता है? तो अमाउंट का नाम नेट एसेट है। हाँ, वो नेट एसेट्स किसके इक्वल होते हैं? इक्विटी। एक वर्किंग कैपिटल और चीज है, वो क्या फार्मूला था? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वो बात नहीं हो रही। टोटल एसेट्स मींस करंट है या नॉन करंट है, सारे एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट एसेट्स की अमाउंट होती है विच इज इक्वल टू, मतलब मैं कभी अगर वर्ड यूज करूं कि नेट एसेट्स,
तो नहीं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल नेट एसेट्स वर्किंग कैपिटल में। मैं अगर कभी नेट एसेट्स की बात करूं तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं कि टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज लेस करके क्या बचा, और वो जितना भी बचा होगा एक रिकंसाइल्ड बैलेंस शीट में इक्विटी के बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स अगर कभी मैं बोलूं कि इक्विटी इज 5 लाख, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि नेट एसेट इज 5 लाख? Yes, yes. अब जरा इक्विटी के अंदर जाना, जरा इक्विटी किन चीजों से मिलकर बनती है? एक कंबाइन लिखा हुआ है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। Yes, sir. अब रिजर्व ब्रैकेट में पड़ेगा। शेयर कैपिटल के अलावा इक्विटी में जो कुछ है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का जहन में लाएगा। शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, जनरल रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व्स है। तो शेयर कैपिटल के अलावा जो कुछ इक्विटी के अंदर है वो रिजर्व। तो शॉर्ट वर्ड्स में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू मींस इसकी जो अमाउंट बनेगी वो इक्विटी के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से करें थर्ड को कि इक्विटी का ब्रेकअप कैसे होता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को मिला के, एंड रिजर्व मींस ऑल रिजर्व्स, पढ़ लेते नीचे ब्रैकेट, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, जितने भी कॉलम्स इनमें आते हैं शेयर कैपिटल के अलावा। ठीक है, ठीक है सर। Yes, yes, yes. आई एम नेक्स्ट पेज पर। बारह कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज जो स्टूडेंट्स? मैं कभी नेट एसेट्स वर्ड यूज करूं या मैं कभी इक्विटी वर्ड यूज करूं तो हम शायद एक ही बात कर रहे हैं। और नेट एसेट्स अगर कहूं तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज, करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज माइनस करें तो उसकी बात नहीं हो रही, वो वर्किंग कैपिटल एक और चीज है, वो फार्मूला था रेशियोज में शायद। चलिए सर इधर पेन पकड़े, पेज नंबर 145 पे हम है, एक इनिशियल डिस्कशन शुरू कर लें। एक एग्जांपल लिखी हुई है, ब्रैकेट पढ़े 100% एक्विजिशन बाय पेरेंट कंपनी। मैंने तो कहा था मोर देन 50% होना चाहिए, 100 भी हो सकती है. लेकिन अप टू 100% तक भी हो सकती है शेयर होल्डिंग। लेकिन इस 100% का मीनिंग फिर ये होगा कि पेरेंट के अलावा कोई भी शेयर होल्डर नहीं है सब्सिडी में। लेकिन अगर 80% है तो पेरेंट और सब्सिडी का रिलेशनशिप बन जाएगा, लेकिन 20% आउटसाइडर्स भी होंगे। लेकिन इस केस में सारे शेयर्स किसके पास हैं? When 100% acquisition by parent and the date of acquisition of shares and the date of consolidation are same. थोड़ा सा नीचे है पेज पे, दरमियान में तकरीबन है, दरमियान से थोड़ा सा नीचे 3 नोट लिखे नजर आएंगे रिक्वायरमेंट से नीचे। 2 डेट सब इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ऊपर ब्रैकेट में वापस है, एक सेकंड। डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इसे कहते हैं, नीचे वापस है, पॉइंट 1 पढ़ा। जिस डेट पे पेरेंट ने शेयर्स खरीदे होंगे दैट डेट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन डेट। डन है सर? और ऊपर ब्रैकेट में वापस है, फिर एक दूसरी डेट कौन सी लिखी हुई थी? डेट ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन डेट किसे कहते हैं? द डेट ऑन विच कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। असल में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फर्ज करें पेरेंट ने मोर देन 50% शेयर्स खरीदे हैं किसी कंपनी में एज ऑन 1 जनवरी 2020। तो अगर 1 जनवरी 2020 को ये मोर देन 50% शेयर्स खरीदे हैं तो मींस उसे इस दिन पेरेंट और सब्सिडी का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ। इस दिन से ऑनवर्ड्स जो भी बैलेंस शीट डेट्स आएंगी, किस दिन से ऑनवर्ड्स? एक्विजिशन डेट से ऑनवर्ड्स। लेट्स अज्यूम ईयर एंड इज 31 दिसंबर। तो इस एक्विजिशन के बाद 31 दिसंबर 2020 की जो डेट आएगी, उस डेट पे पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनेंगी, सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनेंगी, और इन एडिशन टू दैट पेरेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगा। एक साल और गुजार लें। अगर पेरेंट ने शेयर्स खरीद लिए हैं मोर देन 50% और उसने अभी फर्दर बेचे नहीं है, मींस उसके पास ही शेयर्स हैं, तो पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे भी है तो यहाँ फिर क्या क्या बनेगा? ए की सेपरेट, बी की सेपरेट, और ए कंसोलिडेट भी करेगा। तो ये कंसोलिडेशन डेट्स एक्विजिशन डेट के बाद हर बैलेंस शीट डेट्स पे आएंगी जब तक पेरेंट के पास मोर देन 50% शेयर्स। एक्विजिशन डेट आपके लेवल पे एक ही दफा आएगी,
वैसे तो ये भी हो सकता है कि 20%, 30%, 15% कर करके 50% शेयर हुए हों, लेकिन वो जो चीज़ है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। एक्विजिशन डेट आपके लेवल पे एक ही दफा आएगी जिसमें पेरेंट मोर देन 50% शेयर्स खरीद लेगा, लेकिन उस एक्विजिशन डेट के बाद जो भी बैलेंस शीट डेट्स आएंगी वो बैलेंस शीट डेट्स कंसोलिडेशन डेट्स क्यों कहलाएंगी, क्योंकि उन डेट्स पे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ कंसोलिडेशन भी होनी है। तो क्या कंसोलिडेशन डेट बार बार आ सकती है? बार बार आ सकती है। बार बार का मतलब हर बैलेंस शीट डेट पे आ सकती है, आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन। आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन जो भी बैलेंस शीट डेट्स आएंगी वो फिर कंसोलिडेशन डेट्स रहेंगी, और वो कंसोलिडेशन डेट्स एक से ज्यादा भी हो सकती हैं जब तक पेरेंट के पास मोर देन 50% शेयर्स है। अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट ही अपने शेयर्स बेच दे मोर देन 50%, वो रिलेशनशिप भी अगर खत्म हो गया तो डेफिनेटली फिर कंसोलिडेशन भी खत्म हो जाएगी। तो कंसोलिडेशन कब तक होनी है? जब पेरेंट हैज मोर देन 50% शेयर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग, दोबारा पढ़ें एक्विजिशन डेट, देखना जरा वर्ड सेट करें अपने जहन में, जिस डेट पे शेयर्स खरीद लिए गए हैं। और नंबर 2, जिन डेट्स पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है वो डेट्स पर कंसोलिडेशन डेट्स कहलाती हैं। ठीक हो गया? अब जरा ऊपर वापस है ब्रैकेट में जाए। इनिशियली इस डिस्कशन में क्या अज्यूम किया जा रहा है? एक तो 100% एक्विजिशन है, और नंबर 2 क्या किसके बराबर, क्या ही क्या है, जिस दिन एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है उसी दिन कंसोलिडेशन सपोज हो रही है। ठीक है, कौन कौन से डेट सेम है? इन अदर वर्ड्स आप इस तरह से कह लें कि शायद ईयर एंड पे शेयर्स खरीदें, आखिरी दिन शेयर्स खरीदें, और अब आखिरी दिन ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना शुरू होगा। कौन सी डेट के बराबर ही है? एक्विजिशन डेट एंड कंसोलिडेशन डेट। तो इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे बार बार बोल के मेरे साथ जरा अपने जहन में सेटिंग रखनी है। शुरू करो आगे, जाने स्टूडेंट्स। ओके, पेरेंट एक्वायर्ड, अब 3-4 पॉइंट्स बने हुए। पेरेंट एक्वायर्ड 100% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ एस ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ एस। इक्विटी शेयर्स अंडरलाइन करें वर्ड। अब शेयर्स की भी बहुत सी टाइप्स हैं, कौन सी दो टाइप्स में आती हैं? नहीं, ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस, वो उसके बाद फिर प्रेफरेंस की अपनी स्टोरी है। ये जो हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं मोर देन 50% शेयर्स, इस मोर देन 50% शेयर्स में हम ऑर्डिनरी शेयर्स की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स होने का मतलब ये होता है कि कंपनी वोटिंग राइट होने का मतलब ये होता है कि जिसके पास शेयर्स हैं वो ओनर है दूसरी कंपनी में। आपके पास अगर 100% शेयर्स भी हो किसी कंपनी के, लेकिन वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, तब वो ओनर नहीं कहलाते। ओनर आप तब बनते हैं जब ऑर्डिनरी शेयर्स है। तो यहाँ सारी जो डिस्कशन है वो ऑर्डिनरी शेयर्स के एंगल से है। तो इक्विटी शेयर मींस ऑर्डिनरी शेयर्स की बात हो रही है। असल में इससे होता क्या है, अगर आपके पास किसी कंपनी के मोर देन 50% ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो जिस कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं उस कंपनी की जब भी कोई मीटिंग होगी और उसमें कोई भी अगर डिसीजन हो रहा है, तो क्या उसमें जो डिसीजन होगा वो आपकी मर्जी से ही होगा? अगर बाकी सारे मिल भी जाएंगे तो आपके पास मोर देन 50% शेयर्स हैं, फाइनल डिसीजन किसका होगा? तो पेरेंट का फिर कंट्रोल होता है सब्सिडी पे। हम रहता है कंट्रोल, जितनी डिसीजन मेकिंग सब्सिडी में होगी वो पेरेंट के कंट्रोल में होगी। और वो कंट्रोल कब हो सकता है? जब ऑर्डिनरी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं हो रही। तो यहाँ जब भी शेयर्स आएंगे चाहे ना भी लिखा हो, तो हम कौन से शेयर्स की बात कर रहे हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स, और उन्हीं को फिर इक्विटी शेयर्स भी कहते हैं। तो किसने किस वक्त किसके कितने % शेयर्स खरीद दिए? पेरेंट ने इनकॉर्पोरेशन ऑफ एस वाले दिन 100% शेयर्स एस के खरीद। ठीक है, एक नई कंपनी स्टैब्लिश हुई, कौन सी? और पेरेंट ने उसके 100% शेयर्स एक्वायर कर लिए। नेक्स्ट डेट आ गई, कौन सी डेट है? 31 दिसंबर, एक्विजिशन डेट। फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुराद क्या है? पेरेंट ने कितने रुपए के सारे शेयर्स खरीदे? 1,20,000। ये कौन खरीदेगा वैसे, पेरेंट या सब्सिडी? अच्छा, यहाँ पी आएगा, पेरेंट है, और एस सब्सिडी के लिए एब्रिविएशन। पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट जहन में लाना,
क्या ये 1,20,000 पेरेंट के एसेट्स में आ रहा होगा? और जनरली नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नॉर्मली होती है, ठीक है सर। then वो कहता है एस हैड नेट एसेट्स ऑफ रुपीज 1,20,000 at the date of acquisition. What is the meaning net assets? Total asset minus total liabilities. In other words, equity. In other words, equity. देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेक द थिंग सिंपल जरा। फर्स्ट करें आप किसी कंपनी को खरीदने लगे, अल्लाह का शुक्र है पैसे हैं, आप ये डिसीजन कैसे लेंगे कि मैं कितने पैसे दूं? आप उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट सामने रख रहे हैं, और कंपनी के पास क्या होता है? एसेट्स है, लायबिलिटीज है। सोच लें तब क्या करेंगे? एसेट्स देखेंगे, लायबिलिटीज देखेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इनको माइनस कर लेंगे, तो आपके पास जो फिगर आएगी वो इस कंपनी की वर्थ है, मतलब ये इसकी वर्थ है। तो इस कंपनी की वर्थ क्या है जिसको खरीदा गया? 1,20,000। और क्या उतना ही दिया गया है जितना देना चाहिए था? सेकंड लास्ट लाइन, क्या पेरेंट ने एग्जैक्टली उतना ही दिया है जितना देना चाहिए था? क्या मतलब कितना देना चाहिए था? उसके अगर 1,20,000 के नेट एसेट्स थे तो पेरेंट को एग्जैक्टली कितने पैसे दे के ये पूरा का पूरा बिजनेस ऑफ एस खरीद लेना चाहिए था? अगर उसने 100% शेयर्स खरीदे तो क्या इन 100% शेयर्स के खरीदने का मतलब ये है कि आफ्टर द परचेज ऑफ शेयर्स 100% जो एंटिटी एस है वो पेरेंट की हो गई? आप अगर किसी कंपनी को खरीद लें तो व्हाट डज इट मींस? आपके पास शेयर्स है, 100% शेयर्स है, व्हाट डज इट मींस? वो शेयर्स का मतलब क्या है कि कंपनी के आप ओनर बन गए। ओनर बनने का मतलब क्या है कि कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज अब आपकी हैं, और अगर आपने सारे शेयर्स खरीद लिए तो 100% एसेट्स लायबिलिटीज आपका होने का मतलब पूरी कंपनी आपकी। अगर 80% शेयर्स आपके पास है तो फिर 80% इक्विटी आपकी है, ठीक है सर। तो इस केस में एस के पास कितने नेट एसेट्स है? और साजी कितने एसेट्स है? और पेरेंट ने कितने पैसे देके? क्या ये कम ज्यादा भी हो सकता है? वो इंशाल्लाह अलग बहस करेंगे, लेकिन क्या फिलहाल जितने देने चाहिए थे उतने ही दिए हैं? कितने देने चाहिए थे और कितने ही दिए? एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आप लोग तो क्लियर हैं प्लीज? देन सर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट डेट अंडरलाइन करें। हमारी इस पहली एग्जांपल में कौन कौन सी डेट सेम ही? एक्विजिशन डेट भी यही थी और बैलेंस शीट डेट भी यही। इन क्वेश्चंस में एग्जामिनर करेगा इस तरह से कि आपके सामने क्वेश्चंस में पेरेंट और सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल होंगी और आपसे फिर कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड हो। तो आपको आगे क्या मिल रहा है? पी और एस के नाम से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मिल रही है, ठीक है सर। पी मींस पेरेंट की बैलेंस शीट है और एस मींस एस की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है जो होनी नहीं चाहिए। ये कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये कोई डेबिट क्रेडिट कॉलम्स नहीं है, ये दो सेपरेट एंटिटीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई हमारे सामने। ये प्लीज क्लियर है की बात है? ये अक्सर इसी तरह लिखा होता है, लेकिन ये क्या है आपके सामने? किस किस की बैलेंस शीट अवेलेबल है? जरा मेरे साथ ये बैलेंस शीट पढ़ें। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एस किसकी सेपरेट बैलेंस शीट में आ रही है फिगर? एक सर्कल लगाएं इस तरह। क्या आपको इस 120 की फिगर पे कोई एतराज? while preparing separate financial statements, is it an asset of parent? then फिर करंट एसेट्स की फिगर है, टोटल हुआ हुआ इसमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। किसकी रिटेन्ड अर्निंग्स में कुछ नहीं लिखा हुआ? क्यों नहीं लिखा हुआ? ऊपर ढूंढ के बताएं। देखे देखे चीजें। एस को कब खरीदा गया था? जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुई वैसे ही खरीद लिया, तो क्यों प्रॉफिट्स नहीं है, लॉसेस नहीं है?
क्योंकि अभी एक्विजिशन है। ठीक है, ठीक है सर। कहाँ डैश है? रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ सब्सिडी में। देन उसके बाद करंट लायबिलिटीज है, आपके सामने टोटल हुआ हुआ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपसे रिक्वायर्ड है। ठीक है, आसान से फिलहाल एस की तरफ बैलेंस शीट की तरफ दोबारा है मेरा। ऊपर उसने कहा था फोर्थ लाइन में कि एस के नेट एसेट्स है 120। इस तरह वर्ड इन वर्ड्स को जरा सही क्लियर करें जरा। एस की बैलेंस शीट में है, एस के टोटल एसेट्स कितने हैं? पता जी एसेट्स कितने हैं सर? एस की टोटल लायबिलिटीज कितनी है? टोटल लायबिलिटीज 25। कैलकुलेटर पकड़ो। 145 एसेट्स हैं, 25 लायबिलिटीज हैं, सही है सर। तो नेट एसेट्स कितने हैं? और वो जो 120 है किसके बराबर है? इक्विटी ऑफ एस के बराबर, 80 + 40। ठीक है सर। तो व्हाट इज द इक्विटी ऑफ एस ऑन द डे ऑफ एक्विजिशन? 120। और क्या मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ नेट एसेट्स ऑफ एस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 120? नेट एसेट्स इक्विटी इंटरचेंजेबली वर्ड बार बार मैं जानबूझ के बोला करूंगा ताकि वर्ड जरा थोड़े से क्लियर है आप। जी सर, हमसे क्या रिक्वायर्ड है सर? अच्छा, एक छोटा सेंटेंस और भी ध्यान में रखना, पॉइंट नंबर 3 पढ़ना। नहीं देखो, नोट नंबर 3। इट इज ऑलवेज अज्यूम, हमेशा कंसोलिडेशन करते हुए हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं ये ठीक बनी हुई है। मींस पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल पोजीशन में और एस की सेपरेट फाइनेंशियल पोजीशन में जो जो आना था वो सही आ गया है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पता चले कि इनकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही सही नहीं बनी हुई तो हम कंसोलिडेशन छोड़ देंगे और पहले सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक करेंगे। कंसोलिडेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? करेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करेंगे, पढ़े जरा दोबारा। अगर हमें कुछ नहीं पता चला तो हम सिंपली क्या अज्यूम करके आगे चले जाएंगे कि जो कुछ नजर आ रहा है बस वही है, कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर मिल गया कि एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो हम क्या छोड़ के क्या किया करेंगे? जिस तरह वो अगर थोड़ा सा ये 12 जहन में ला सके, हम करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं और पता चला अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ही ठीक नहीं है तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ठीक करेंगे और उसके बाद फिर करंट टैक्स की वर्किंग स्टार्ट करेंगे। डन सर। और अगर ना पता चले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका फाइनल है। उसी तरह पेरेंट और सेपरेट और पेरेंट और सब्सिडी की सेपरेट फाइनेंशियल पोजीशंस भी ठीक ही फिर होंगी। डन सर। तब आए आपके सामने दो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस है, आपने मुझे कंसोलिडेशन करवानी है। करवानी है का मतलब क्या करवानी है? मैंने अभी तक क्या बताया आपको कंसोलिडेशन का? प्लस ही करना है, वहां जरा प्लस शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं, पहले करवा दें जरा, चेक कर लें, शुरू करते हैं फिर आप लिख के कीजिएगा। इन दोनों का अगर मैं प्लस कर दूं तो आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर पकड़ना था 765। कंसोलिडेशन हो गई। ठीक है ना यार, ऐसे ही बनेगा जी। आगे आगे इन्वेस्टमेंट इन एस तो 120 + 0 हो जाने देगा। 120 + 0 इज इक्वल टू हो गया 120। सर 120 हो गया, देखें कैलकुलेटर पे करना। और सर 0 तो उधर है ना यार। क्या 120 + 0 इज इक्वल टू 120 हो जाएगा या इसका कुछ और होना चाहिए? क्या ये आपस की इन्वेस्टमेंट तो नहीं है सर? तो ये वाला काम इस तरह नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये सर्कल लगा लिया था आप लोगों ने? तो ये 120 जो है ये क्या है बेसिकली? ये एसेट्स एक शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है, पेरेंट ने की हुई है। किस में की हुई है? अब जरा सब्सिडी की तरफ आए जरा। अच्छा चले, सब्सिडी की तरफ आने से पहले इधर आगे बताएं, एक सर्कल लगा दिए मैंने। करंट एसेट्स प्लस हो जाएंगे? सारी प्लस हो जाएंगे सर। 160 टोटल बाद में करते हैं जी। शेयर कैपिटल में आ जाए और जाने दें यार, 2 लाख जमा 80 इज इक्वल टू 2,80,000। कंसंट्रेट करें सर। ठीक हो गया ये तो यार, इसमें तो कोई मसला नहीं। इसमें क्या मसला नहीं, इसमें सही मसला बताया अगर आपको कोई लग रहा है।
तो जो इसमें जो 80,000 का शेयर कैपिटल है वो किसके पास है? वो पेरेंट के पास है। तो किसके शेयर्स किसके पास है? सब्सिडी के इशू शेयर्स पेरेंट के पास है। तो क्या ये भी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है? इसको भी एक सर्कल लगाएंगे। शेयर प्रीमियम पा जाए 250 प्लस 40 इज इक्वल टू 240। नहीं, अब इस 40 पे क्या मसला? शेयर इशू हुए होंगे तभी प्रीमियम आया। तो क्या अब पेरेंट को शेयर इशू करके ये प्रीमियम आया? इसको भी सर्कल लगाएं। ये सर्कल्स मींस क्या है? जैसे मैं सर्कल लगाने शुरू हो गया, इनमें कोई मसला है, कम से कम इनमें कोई मसला समझ आ रहा है आपकी सबको? आगे आ जाए 350 प्लस 0 350, ये तो ठीक है नहीं? ठीक है सर। करंट लाइबिलिटीज प्लस हो जाएंगे कैसे? 100 प्लस 25 125। जी ने प्लस कर दिए फाइनली मैंने, ये क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? जी आपको क्या लिखे जा रहा है? आप आराम से लिख लीजिएगा, कैसे लिखना है तुम ऐसे पहले जरा क्लियर कर लेना थोड़ी सी जो बात हुई। जब मैंने सर्कल्स के अलावा फिगर्स प्लस किए हैं, ये क्लियर हो गई? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब ये हमने सर्कल लगाया है, इसको जरा रजिस्टर में जाए जरा। ये पॉइंट नंबर 3 अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था। पॉइंट नंबर 3 जो अभी डिस्कस हुआ था जब आप ये लिख रहे थे, तो अगर शेयर्स खरीदे गए हैं, पेरेंट और सब्सिडी, पेरेंट ने सब्सिडी के शेयर्स अगर खरीदे हैं तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो एंट्री है, लेकिन कंसोलिडेशन करते हुए फिर आपने कुछ किया था, एक एंट्री की थी आपने। और इस वक्त वो एंट्री जो है बेसिकली क्या हो रही है? पेन पकड़ने जरा नेक्स्ट पेज पे, जहाँ एग्जांपल है, ये 120 कटना है, ये आपस की ट्रांजैक्शन है। ये पेरेंट ने सब्सिडी के जो शेयर्स खरीदे हैं उसने किस चीज ने किससे कटना है? पेरेंट की इन्वेस्टमेंट ने सब्सिडी की इक्विटी से कटना है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इस लाइन लगाने से क्या एंट्री बनी है? शेयर कैपिटल डेबिट 80,000 on the date of acquisition sir, on the date of acquisition डेफिनेटली फिलहाल सेम है, लेकिन मैंने क्या वर्ड बोला? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। असल में देखना क्या है कि क्या पेरेंट ने उतना ही पे किया है जितना उसे पे करना चाहिए था? पेरेंट ने किस दिन शेयर खरीदे हैं? नहीं, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन खरीदेगा या ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब आप देखेंगे ये कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे मिला क्या है और दिया क्या है। तो मिला क्या है? 120 के नेट एसेट्स विच आर रिफ्लेक्टेड बाय शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, और दिया क्या है फिलहाल 120। तो हमारी ये एंट्री बैलेंस क्यों हो रही है? वैसे हो रही है, पहले एंट्री करवा दी शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम डेबिट, ठीक है, और इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी या सिंपली इन्वेस्टमेंट। फिलहाल ये मेरी एंट्री एग्जैक्टली बैलेंस हो गई है। आप रीजन बताएं, क्या जितने नेट एसेट्स थे सब्सिडी के ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन उतने ही पैसे दिए गए हैं? लेकिन ये एंट्री कब अनबैलेंस भी हो सकती है? अगर कम या ज्यादा हो, और वो फिर कम ज्यादा क्यों हो सकते हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप लोग इस तरह करें, सबसे पहले मेरे ख्याल रजिस्टर पे लिख के करना था, फिर कंसोलिडेशन भी लिख के कर लेते हैं। एक आंसर से पहले एक एंट्री लिखनी है वाली, बुक में जरा कटिंग कर दीजिएगा, ये कटिंग शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद फिर एक एंट्री बना लें, बाद में फिर ये कंसोलिडेट करना कैसे वो लिख के कर लेते हैं। और इसकी डेट लिख लीजिएगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन।
ये सर नोट कर ली। नरेंद्र पेज के नीचे एक मिनट आइए, यहाँ 3 नोट लिखे हुए थे, ये पॉइंट्स रिमेंबर में आता है इसी पेज पे, पेज 145 इकट्ठे हो गए। पेरेंट परचेज शेयर इन कंपनी मींस, पहले तो इस पहला सेंटेंस खत्म करना। शेयर्स खरीद लेने का मतलब क्या नेट एसेट्स खरीद लेना? अप टू द शेयर होल्डिंग से मतलब अगर 100% शेयर्स खरीद लिए तो 100% नेट एसेट्स, अगर 80% तो 80%, अगर 70% और अगर 10% तो ऑब्वियसली 10%, लेकिन फिर कंसोलिडेशन नहीं होगी। और नेट एसेट्स खरीद लेने का मतलब क्या है? इक्विटी खरीद लेने का मतलब क्या है? एसेट्स खरीद लिए हैं, लायबिलिटीज खरीद ली, अप टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग। देयरफॉर हम फिर पहला काम क्या करेंगे? वी कंपेयर व्हाट विद व्हाट ऑन विच डेट? वी कंपेयर नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी at the date of acquisition with the cost of investment. दोबारा अपनी बैलेंस शीट में ध्यान रखो। What is the amount of cost of investment? 120। हमने इसको किससे कंपेयर किया, या बल्कि कहना चाहिए आपने किससे कंपेयर करवाया? नेट नहीं, नेट एसेट्स सही वर्ड है, मतलब वो डेफिनेटली इक्विटी बन जाएगी। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी मींस 80 plus 40। नेट एसेट्स आर रिफ्लेक्टेड बाय शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। 80 plus 40 हमने उसको किसको किससे कंपेयर किया? इन्वेस्टमेंट और नेट एसेट्स को कंपेयर किया। किस दिन कंपेयर करना है? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। हमारे इस केस में कौन सी दो डेट सेम हुई हैं? लेकिन ये काम किया कब करना है? इसका मकसद क्या है? पता चले कि आपने दिया क्या है और आपको उसके रिजल्ट में मिला क्या है। फिलहाल क्या हुआ है कि हमने एग्जैक्टली उतना ही दिया है जितना हमें मिला है, और देन फाइनली फिर आपने क्या किया? एंड देन कैंसल देम मींस, ये जो फिर आपने लाइनें लगवाई हैं मुझे, कैंसल देम मींस इससे एक डबल एंट्री हो जाएगी और आपस की जो ये इन्वेस्टमेंट फिर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो किस दिन किसको किससे कंपेयर करना है, बोलना जरा प्लीज। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करके उसे फिर कैंसल आउट कर देना है। कैंसल आउट मींस सिंपली जैसे लाइंस लग के डबल एंट्री बन गई। एनी कंफ्यूजन? बाकी नीचे जरा एक्सप्लेन हुआ हुआ है, मेरे ख्याल नेक्स्ट पेज तक जरा चले जाए, फिर बैलेंस शीट बना लेता हूं। एक एंट्री भी लिखी हुई है, एक नजर पढ़ लें जरा, इसी पेज के नीचे भी अभी है थोड़ा सा। सब्सिडी के नेट एसेट से which is a combination of फिलहाल शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 120। इट मींस पेरेंट हैज पेड exactly the amount equal to its share in net assets of subsidiary। और फाइनली फिर एक कंसोलिडेशन डबल एंट्री बनी हुई है। ये किस दिन डबल एंट्री की गई है? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ताकि पता चले कि पेरेंट ने उतना ही पे किया है जितना करना चाहिए था, या इसमें कुछ डिफरेंस आ गया। यहां तक जो बातें हुई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी प्लीज जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए सर जी, अब फाइनली ये स्टेप रह जाता है कि जब हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन समझ आ जाएगा बट आपस की जो ट्रांजैक्शन है उन्हें कैंसल आउट कर देने के बाद जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फॉर्मेट में लिख लेने से क्या बन जाएगा? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आए अपनी पहली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया था। तरीका इसका ये होता है कि लेट मी स्टार्ट बस, कि पेरेंट बनाता है, तो अगर पेरेंट का नाम हो तो फिर तो पेरेंट के नाम के साथ ग्रुप वर्ड आएगा। अब यहाँ ग्रुप का मतलब ये पेरेंट और सब्सिडी ने इकट्ठा होना, तो किसको किससे इकट्ठा करके क्या नाम दिया जाता है? पेरेंट को सब्सिडी के साथ जब कंबाइन कर लिया जाए तो सॉर्ट ऑफ एक ग्रुप कंपनीज बन जाती हैं। तो ये ग्रुप किसके नाम से लिखा जाता है? पेरेंट के नाम से। अब यहाँ पेरेंट का नाम नहीं है, मैंने इसलिए पी ग्रुप लिखा है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पेरेंट का नाम बताओ तो पेरेंट नेम के साथ ग्रुप आए।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगी इस बात से। देन फिर क्या बनाना है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिलहाल हमने अपनी जो डिस्कशन स्टार्ट की ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की कंसोलिडेशन से है। आहिस्ता आहिस्ता फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, फिर कंसोलिडेटेड चेंजेस इन इक्विटी की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। एज ऑन नहीं अलग शुक्र है वो फिलहाल सिलेबस में ही नहीं बनती, वो भी एज ऑन 31 दिसंबर 2001 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बननी है। तो स्टार्ट कर लें, आप लोग बना लें। जी आप रजिस्टर बनाए सर। ये कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह के फाइनल डिसीजन अगर लेने हैं किसी ने तो काइंडली इन्हीं एक दो दिनों में ले लीजिएगा मंडे से, ताकि सही तरह से एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए। इन दिनों में आपको बुलाने का मकसद ये था कि जो मंडे से आगे होना है इन 3 दिनों में हो जाए, क्योंकि वो मंडे को भी अगर हम मिलते तो ऐसे ही लगना था पहले दिन मिले। पहले दिन मिलने की वजह से एक सुस्ती सी होती है, वो अल्लाह करे इन दिनों में निकल जाए माशाल्लाह से। नॉन करंट एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। डेफिनेटली इस वक्त मैं एब्रीविएशंस इसलिए यूज कर रहा हूँ टाइम बच जाए, लेकिन फिर क्वेश्चंस में चलते हैं। 640 प्लस 125 रुपीज इन थाउजेंड में लिखे। कहाँ देख के मैं अब क्या करना शुरू हो गया, क्वेश्चन में जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन है उनको देख के फिर अब कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई। इन्वेस्टमेंट की फिगर क्यों नहीं लिखने दे रहे आपने, क्योंकि वो वैसे ही नहीं लिख सकते, कैंसिल हो गई। करंट एसेट्स 140 प्लस 120। वन 140 प्लस 20 इज इक्वल टू 160। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बताइए 765 टोटल हो गया। चले टोटल बाद में कीजिएगा। इक्विटी बनवा दें मुझे जरा, इक्विटी 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 बनवा दें। शेयर कैपिटल में सिर्फ क्या आएगा, शेयर प्रीमियम में सिर्फ 250, रिटेन्ड अर्निंग्स में सिर्फ 350 है क्योंकि सब्सिडी की तो थी नहीं। सब कुछ क्लियर है प्लीज। 80-40 किधर गया, वो वैसे ही कैंसिल हो गया। करें कंप्लीट। इक्विटी का टोटल बताइए 800 टोटल करना। डन हो गया सर, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? तो किसको काट लेने के बाद क्या बच जाए और उससे प्लस कर लिया जाए तो कंसोलिडेशन है। आपस की ट्रांजैक्शंस को कैंसल आउट करके रिमेनिंग फिगर्स को प्लस कर लेने का नाम कंसोलिडेशन। आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आज जो बातें हुई हैं।
जो कैंसिल हो उसकी एंट्रीज पे लिखने का तरीका देखते हैं, लेकिन एंट्री करना कंपल्सरी नहीं है। अगर आपसे सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिक्वायर्ड है तो बस वो एंट्री आपके जहन में होनी चाहिए, दैट इज नॉट एज सच रिक्वायर्ड कि आप लिखें पीछे। जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी सर? चलें सर इंशाल्लाह बाकी कल करते हैं। थैंक यू। जिन हजरात ने आपसे कहा था कि यार पहले दिन कुछ नहीं होना, हमसे कहिएगा काइंडली ये करके आइएगा कल। बहुत जैसे मेरे जैसे जरूर मिले होंगे आपको, क्यों टाइम वेस्ट करो, आज कुछ नहीं होना बस वैसे ही बुलाया, तो उनको मेरी तरफ से मैसेज दे दीजिएगा कल आते हुए ये करके आइएगा। ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपकी तो नहीं कोई कंप्लेन रहेगी? अल्लाह हाफिज़।